बलरामपुर गांव के एक हंसते मुस्कुराते परिवार को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ममता की मां अब इस दुनिया से चल बसी। ममता अपनी मां के याद में बहुत रोई, लेकिन भला भाग्य को कौन बदल सकता है। मुझे माँ की बहुत याद आती है बाबूजी। मैं जिधर भी देखती हूँ मुझे लगता है मानो माँ मुझे आवाज लगा रही है। उदास मत हो बेटी, धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें माँ और बाबूजी दोनों का प्यार दूंगा। समय गुजरता गया, लेकिन ममता अपनी यादों से अपने माँ को नहीं निकाल पा रही थी। ममता की ऐसी हालत देख मोहन को रहा नहीं गया और कुछ दिनों बाद वो ममता की खुशी के खातिर दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी सौतेली माँ ममता को परेशान करने लगी। सुबह से शाम तक चूल्हे की राख, बर्तन की खनक और झाड़ू की आवाज ही उसकी दुनिया बन गई थी। छोटी छोटी गलती पर भी बिमला की डांट और ताने सुनना मानो ममता की आदत हो गई। यही सिलसिला चलता रहा और 1 साल बाद बिमला भी एक पुत्री को जन्म देती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? बाबूजी, माँ की मुझे बहुत याद आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ को मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। इतना उदास मत हो मेरी बेटी, मैं हूं ना। मैं हर सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी बिमला आती है और ममता को डांटने लगती है। कैसी कामचोर लड़की है ये, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब तुम्हारे बिना ये घर अब घर नहीं लगता। समय बीतता गया और ममता और राधा अब बड़ी हो गई थी, लेकिन समय के साथ ममता पर अत्याचार और भी बढ़ता गया। एक दिन मोहन काम के सिलसिले से शहर जा रहा था। उसने अपने बच्चों से बोला, बेटी, मैं आज काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पिताजी, मुझे हरे रंग की सलवार और सितारे लगी हुई जूती चाहिए, और मेरे लिए स्टोन लगी हुई लाल साड़ी लाना। देखकर लगे कि साड़ी शहर से आई है। ठीक है, बिमला के लिए साड़ी और राधा के लिए हरे रंग की सलवार। और ममता, तुम्हें क्या चाहिए मेरी बेटी, तुम भी बता दो। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सकुशल घर लौट आइए। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मोहन अपनी बेटी ममता से कुछ बोलना ही चाह रहा था कि बिमला बीच में ही बोल पड़ती है। अरे, इसके पास तो ढेर सारे कपड़े हैं, इसे क्या चाहिए होगा? हाँ माँ, दीदी को तो पहले से ही ढेर सारा कपड़ा है। ना चाहते हुए भी ममता मुस्कुराते हुए अपने बाबूजी को विदा कर देती है। जब मोहन वहाँ से चला जाता है, तभी बिमला डांटते हुए ममता से कहती है, अब क्या दिन भर यहीं खड़ी रहोगी? जा जाके रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे साफ कर लो। और हाँ, मेरे और राधा के लिए आज खीर बना देना। और हाँ, मैं राधा को लेकर बाजार जा रही हूँ। मुझे वहाँ से लौटते लौटते घर का पूरा काम हो जाना चाहिए। जी माँ, आपके बाजार से लौटते लौटते घर का सारा काम कर लूंगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब ममता की शादी की उम्र हो गई। मोहन शहर में एक अच्छा लड़का और घर ढूंढकर ममता की शादी तय कर देता है और वो बिमला को ममता की शादी के बारे में बताता है। ममता की अम्मा, मैंने ममता के लिए शहर में एक अच्छा लड़का और घर ढूंढकर उसकी शादी तय कर दिया है। लड़के वालों को ममता बहुत पसंद है। क्या कहा? ममता के लिए शहर में शादी तय कर दिया, वो भी बिना मेरे से पूछे? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बेटी उम्र में छोटी है तो क्या हुआ, पहले मेरी बेटी राधा की शादी होगी, फिर बाद में तुम अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेना। पहले छोटी बेटी की शादी? पर समाज क्या कहेगा बिमला? अरे, समाज का क्या है, उसका तो काम ही कहना है, चाहे कुछ भी करो। और वैसे भी ममता की शादी का क्या भरोसा, अगर कहीं देर हो गई तो राधा के रिश्ते भी रुक जाएंगे। लोग ताना मारेंगे बिमला,
बड़ी बेटी घर में बैठी है और छोटी का शादी कर दिया। तभी ममता अपने बाबूजी को बीच में टोकते हुए बोलती है, बाबूजी, अगर माँ ऐसा सोच रही हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहले राधा की शादी कर दीजिए। मेरी छोटी बहन को अच्छा घर मिल जाएगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? बेटी, तुम क्या बोल रही हो? ये समाज हंसेगा मेरे ऊपर। पहले छोटी की शादी कर दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? इससे क्या फर्क पड़ेगा बाबूजी? ये सोचकर जिंदगी नहीं चलती। बस मेरी बहन खुश रहे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम क्या पागल हो गई हो बिमला? तुम ममता के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम ममता से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? हाँ, नहीं करती उससे प्यार। और वो कौन सी? मेरी सगी बेटी है। कोई बात नहीं पिताजी, आप मेरे लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर माँ यही चाहती है और मेरी किस्मत में भी यही लिखा है, तो मुझे मंजूर है। ममता, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? इस फैसले पर तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इतना भेदभाव करती है, क्या तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होता? मेरा भी मन दुखी होता है बाबूजी, लेकिन ये सोचकर अपने मन को समझा लेती हूँ कि माँ ने कुछ सोच समझकर ही यह फैसला किया होगा। अगर मेरी छोटी बहन को मेरे कारण खुशी मिलेगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाबूजी। आखिरकार बिमला के जिद के आगे मोहन हार जाता है और छोटी बेटी का पहले शादी करना पड़ता है और राधा अपने ससुराल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ममता रसोई में खाना बनाते हुए अपनी माँ को याद कर भावुक हो रही थी। माँ, अगर तुम आज जिंदा होती तो शायद सब कुछ अलग होता। इतना तिरस्कार मुझे नहीं झेलना पड़ता। अगले दिन ममता अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी कि तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके नजदीक आती है और कहती है, बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे अम्मा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ममता जल्दी से उनके लिए खाना लेने चली जाती है। ममता ने जब अंदर जाकर देखा तो वहाँ बस उसके ही हिस्से की 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बची थी। लेकिन बिना एक पल सोचे उसने थाली में रखकर उस बूढ़ी अम्मा को ले जाकर दे देती है। अम्मा, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। थोड़ा ठंडा है, लेकिन मैंने खुद बड़े प्यार से बनाया है। बेटा, तू तो बहुत प्यारी है। आज के समय तुम्हारे जैसी बेटी कहाँ मिलती है। भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। तू हमेशा मुस्कुराती रहो बेटी। अम्मा, सबसे बड़ी खुशी तो किसी बेसहारे की मदद करने में मिलती है। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आप बस खाना खाइए, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस बूढ़ी अम्मा ने खाना खाया और जाते जाते ममता की तरफ प्यार से देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो ममता के भविष्य के बारे में कुछ बताना चाह रही हो। बेटी, ये हमेशा याद रखना, अगर कोई किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करता है तो जरूर किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। बेटी, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा ये प्यार तुम्हारे सारे दुखों को समाप्त कर देगा। ममता बस प्यार भरी नजरों से अम्मा की बातों को ध्यान से सुनती रही। ममता को ये नहीं पता था कि आज जिस अम्मा को अपने हिस्से की रोटी खिलाई थी, वो अम्मा उसकी किस्मत बदलने वाली थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन बिमला किसी काम से बाजार जा रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी अपने जवान बेटे के साथ कचरा जमा कर रही थी। बिमला के मन में ममता के प्रति हमेशा गलत विचार रहा था, इसलिए वो योजना बनाने लगती है। कितना अच्छा होगा अगर ममता की शादी इस कचरा जमा करने वाले से करा दिया जाए। शादी का सारा खर्च भी बच जाएगा और मैं इससे घर में काम भी करवाते रहूंगी। बिमला हमेशा से चाहती थी कि उसकी सगी बेटी की शादी अमीर घर में हो और ममता की शादी किसी गरीब के यहाँ हो, ताकि ममता को जिंदगी भर दुख मिलता रहे। फिर वो इसके बारे में मोहन से बात करती है। राधा के बाबूजी, मैंने एक लड़का ममता की शादी के लिए ढूंढा है। वो पास में ही अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहता है। बिमला, तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? भला मैं ममता की शादी कचड़ा चुनने वाले के साथ कैसे कर सकता हूँ? माँ, अगर आप यही चाहती हैं
और अगर मेरा भविष्य खराब करने से ही आपको खुशी मिलेगी तो मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। ममता बेटी, पागल मत बन। ये कोई एक दिन के लिए फैसला नहीं है, तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है उस घर में। पिताजी, माँ को अगर यही ठीक लग रहा है तो मैं विरोध नहीं करूंगी। बिमला, तुम्हारा दिल पत्थर का बना है। तूने मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं तो ममता का घर बसाना चाहती हूँ, जिंदगी तो मैं बचा रही हूँ मोहन। कम से कम अब कोई ये नहीं कहेगा कि बिमला ने अपनी बेटी का घर बसा दिया और सौतेली बेटी को यूं ही घर में बिठा के रखा। और कुछ ही दिनों बाद ममता की शादी कर दी गई। इस शादी में बस ममता की स्वीकृति और दर्द छिपा था। मोहन घर के बाहर चारपाई पर उदास बैठा था और सोच रहा था, क्या सच में ममता की किस्मत में दुख ही दुख था, या उसकी सौतेली माँ ने जानबूझकर उसके लिए ये रास्ता चुना था। कभी कभी किस्मत भी अजीब चाल चलती है। जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है वो खुद अपने भाग्य की रेखा मिटा बैठता है। दूसरी तरफ ममता जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा घर देखने को मिलता है। ये किसका घर है? माँ ने तो कहा था कि आप झोपड़ी में रहते हैं। हाँ बेटी, वो तो बस तुझे परखने के लिए किया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, भगवान उसकी मदद करता है। और तुम्हारे जैसा नेक दिल आज हमारी बहू बनकर हमारे घर आई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ममता अपने ससुराल में अपने पति और सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा के ससुराल में दहेज की खातिर उसे सताना चालू कर देती है। तुम्हारे बाप ने बोला था कि शादी में ढेर सारा पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। अपने बाप को बोलो पहले जो वादा किया था उसे पूरा करे, फिर यहाँ आना। अशोक, तुम हमेशा पैसे की बात क्यों करते हो? मेरे पिता का जो सामर्थ्य था उसने दे दिया था ना। तुम्हारे बाप ने ही तो सबके सामने बोला था कि शादी में ढेर सारा पैसा मिलेगा। तुम इस घर से अभी निकलो। अब तुम अगली बार खाली हाथ आई तो यहाँ कदम मत रखना। फिर राधा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और सीधा अपनी बहन ममता के घर पहुँच जाती है और उसे सब कुछ बताती है। दीदी, माँ ने कहा था कि मैं वहाँ राजकुमारी बनकर रहूंगी, लेकिन वहाँ मुझसे ढेर सारा काम कराया जाता है और हमेशा कहा जाता है कि अपने बाप से पैसा मांग कर ले आओ, फिर यहाँ रहना। तुम बैठो राधा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाकर माँ बाबूजी से इस बारे में बात करती हूँ। और फिर दोनों बहन अपने माँ बाबूजी के घर चली जाती है। दोनों बहन को एक साथ देखकर मोहन को खुशी और आश्चर्य दोनों होता है और पूछता है, बेटी, तुम दोनों बिना बताए यहाँ अचानक कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? पिताजी, मेरे ससुराल में सब ठीक है, लेकिन राधा के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसे दहेज की खातिर ससुराल में सताया जा रहा है। राधा का हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ राधा? मैंने तुम्हारी शादी तो पैसे वालों के यहाँ किया था। वहाँ तो सब सुखी संपन्न थे। वो सुख नहीं था माँ, बस दिखावा था। जहाँ पैसे की पूजा होती है वहाँ इज्जत नहीं मिलती। माँ, जिस भिखारी के बेटे से आपने मेरी शादी कराई थी वो असल में बहुत धनवान निकला, और जिस शहर को आपने राधा के लिए सपनों जैसा समझा था वो तो एक झूठ था। बेटी, मैंने नासमझी में बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे अब आभास हो रहा है कि मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और धन का लालच कभी नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, अच्छा कर्म करने से सब कुछ अच्छा होता है। राधा के साथ भी सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने एक सीख दिया है, कभी किसी को छोटा मत समझो। ये वक्त सबको आईना दिखा देता है। मनुष्य को किसी को बेवजह सताना नहीं चाहिए। राधा को वापस आए कई दिन बीत चुके थे। उसके वापस आने के बाद घर का माहौल भारी हो गया था। मोहन सोच में डूबा था और बिमला की आंखों में पछतावे के साथ राधा के भविष्य का डर भी था। बिमला, देख लिया ना लालच का अंजाम। जिसे तूने ऊंचा समझा वो लोग इंसानियत में सबसे नीचे निकले। मुझसे गलती हो गई मोहन। मैंने हमेशा धन और दिखावे को ही सच माना, लेकिन असली सुख तो इंसान की कर्मों में होता है। माँ, जो बीत चुका उसे भूलकर हम लोगों को बस राधा की जिंदगी को किसी तरह
फिर से खुशियों से भरना है। ममता ने तय किया कि वो सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए कुछ करेगी जो दहेज और अन्याय की शिकार होती हैं। रमेश, मैं चाहती हूँ कि गांव की लड़कियों के लिए एक साक्षरता और स्वावलंबन केंद्र खोलूं, ताकि हमारे गांव की लड़कियां आत्मनिर्भर हो सकें और उसे किसी के सामने मजबूर ना होना पड़े। ममता, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे जैसे सोचने वाले बहुत कम होते हैं। इस कार्य में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही हफ्तों में महिला सशक्तिकरण केंद्र की नींव रखी गई। ममता ने गांव की औरतों को सिलाई, पढ़ाई और आत्मनिर्भरता की राह दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे ममता की कहानी अब सिर्फ बलरामपुर तक नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें